नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम, जिसका एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और ये नई टीम अपने आप में बहुत सारे मैसेज और मिशन 2029 में किस तरह से बीजेपी अप्रोच करके आगे बढ़ेगी उसकी क्लैरिटी लेकर आ रही है। महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिला है, साथ ही यंग ब्लड जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो अपनी बात सीधे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेक सेवी हैं और संगठन में डिसिप्लिन तरीके से लगातार, चाहे पद मिला या नहीं मिला, पद से हटाए गए उसके बावजूद भी डिसिप्लिन तरीके से काम करते रहे तो उनको रिवॉर्ड मिला, उनको जगह मिली। साथ ही साथ अनुभव को भी तरजीह दी गई है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी जहां पर चुनाव होने हैं, कास्ट रिप्रेजेंटेशन, तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। कुछ पुराने नामों की वापसी की गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें, और ट्रेजरर के तौर पर पीयूष गोयल की वापसी का होना, राम माधव एक बार फिर से उनका मेन टीम में आना, तो ये तमाम नामों को भी डिकोड करेंगे कि किस तरह से इनकी वापसी हुई है और ये जो टीम है किस तरह से जेनजी का जो 40% वोट है जिसको साधने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उससे कैसे कम्युनिकेट करेगी, कैसे बात करेगी, किस तरह से ये लोग अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और जो दिमागी नक्सल की जो बात की गई है तो उसको किस तरह से केटर करेंगे। यानी कि जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, जो विचारधारा है, उससे सही तरीके से अग्रेसिवली क्लैरिटी के साथ कौन कम्युनिकेट करेगा और टेक के तमाम माध्यमों से कैसे कम्युनिकेट कर सकेगा। तो 2029 के मिशन को देखते हुए कास्ट, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, महिला, अनुभव, यंग ब्लड, तमाम चीजों को मिलाकर यहां पर आपको बता दें कि पूरी ये टीम तैयार की गई है। वसुंधरा राजे की वापसी हुई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर। एक लंबे समय से अगर देखा जाए तो किसी पद पर नहीं थी। जब राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बनी उसके बाद लगातार सवाल रहे कि नाराज हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वसुंधरा जो है हर मंच पर बीजेपी के लिए डटी रही हैं और वहां पर अब सीधे सीधे उनकी वापसी हो रही है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी हैं, अटल सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जिस तरह का कद है और राजस्थान को लेकर कहा जा रहा था अभी निकाय चुनाव भी होने, तो उसके लिए भी जो टीम तैयार हुई थी, तो यहां पर उनको जगह दी गई। राम माधव की बात करें, एक लंबे समय के बाद उनकी वापसी हो रही है। पहले महासचिव रह चुके हैं, आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट मिशन में भी बड़ी भूमिका राम माधव ने जुटाई थी। और जब प्रधानमंत्री का फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज जो बीजेपी का पूरा बन गया था उसमें भी राम माधव जो हैं वो जो तमाम कार्यक्रम होते थे उसमें भी एक बड़ी भूमिका हमेशा निभाते हुए नजर आते थे। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीता, मंत्रिमंडल में पद पाया, उसके बाद चुनाव हारी, फिर उसके बाद लगा के साइडलाइन हो गई, लेकिन जिस तरह से पूरी कर्मठता के साथ वो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में डटी रही, लगातार वो काम करती रही और बिल्कुल जिसे कहते हैं पार्टी के एक सधे हुए डिसिप्लिन कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया। टीवी सीरियल्स में जब वापसी की तो अटकलें लगने लगी कि क्या आप स्मृति एक्टिव पॉलिटिक्स में, बीजेपी में उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्मृति ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, पश्चिम बंगाल में बांग्ला जानती थी, महिलाओं से कनेक्ट करती थी, एक बेहतर कम्युनिकेटर के तौर पर वो भी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया, तो एक रिवॉर्ड यहां पर उनको यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुनील बंसल यहां पर पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं, चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं और बंगाल में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। राजस्थान के रहने वाले हैं, वैश्य समाज से आते हैं और कहा जाता है कि जिस तरह से एक बूथ मैनेजमेंट होता है पूरा का पूरा, उस करने में, उसको पूरा का पूरा जिसे कहते हैं रणनीति बनाने में सुनील बंसल को महारत हासिल है। कई महत्वपूर्ण चुनावों में बैकडोर पूरी की पूरी रणनीति बनाने में उनका सहयोग रहा है। विप्लव देव एक तेज तर्रार नाम, एक युवा नेता, नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेशन, और यहां पर देखिए कि उनको महामंत्री बनाया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2022 में राज्यसभा के सांसद बने थे, त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक यंग ब्लड है, नॉर्थ ईस्ट से फेस है और उनकी भी यहां पर टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर महामंत्री बनाया गया है। संजय भाटिया की हम यहां बात कर रहे हैं। संजय भाटिया को क्या कुछ जिम्मेदारी यहां पर दी गई है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एबीवीपी का बैकग्राउंड रहा है, हरियाणा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं, तो संजय भाटिया को भी यहां जगह मिली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसे हम कह रहे हैं कि लिस्ट में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, जो पॉलिटिकली एज जो होती है उसके हिसाब से जो युवा नेता है, पॉलिटिकल एज हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो युवा नेता है उनको तरजीह दी गई है। कुछ पुराने नामों की वापसी की गई है, कुछ पुराने नाम, हालांकि मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं उनको हटा दिया गया है। नितिन नबीन की टीम जो है काफी नवीन है, यानी कि काफी नई टीम उन्होंने अपनी यहां पर बनाई है और पार्टी का सीधा सीधा क्लैरिटी है पार्टी की। नितिन नबीन को भी यहां अध्यक्ष पद पर बनाना, इतने कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो किसी भी पार्टी के नहीं है, तो मैसेज क्लियर था कि बीजेपी सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडर्स पर इस वक्त काम कर रही है और जो अपनी टीम है नितिन नबीन की
उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया सेल की जो जिम्मेदारी थी अमित मालवीय को, उनको हटा दिया गया है, वहां पर भी वापसी हुई है नितिन नबीन के ही करीबी की। और साथ ही आपको बता दें कि सतीश पुनिया एक वो नाम जो जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और संगठन की अच्छी समझ रखता है, चुनावी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। भले ही खुद का चुनाव वो हार गए हों, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी के संगठन को मजबूती देते हैं, सतीश पुनिया, मैंने आपको बताया, उन्हीं के बारे में जानकारी दे रही थी मैं। तो सतीश पुनिया को भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव के पद की। राज्यसभा से सांसद हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन में अच्छी पकड़ है और यहां पर जाट चेहरे का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहां पर सतीश पुनिया को भी टीम में जगह दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। तो आप देखिए कि एक करके किस तरह से ये पूरी टीम जो है, और उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे चेहरे आपको बता दें, ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और इसमें आपको बताएं साथ ही कि जो हरीश द्विवेदी के बारे में बता दें, महामंत्री बनाया गया है, राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री है, बीबीपी के राजनीतिक करियर से इनकी शुरुआत हुई है और बीजेपी के युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भी पूरा रिप्रेजेंटेशन, अगर आप नामों को देखेंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश का भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है, जिसमें महिला और तमाम लोगों को यहां पर जगह दी गई है। तो उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखेगा, ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखेगा, जाट समाज से भी रिप्रेजेंटेशन है। तो कास्ट, स्टेट और तमाम चीजों को यहां पर फैक्टर इन, एज, फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, तमाम चीजों को यहां पर फैक्टर इन किया गया है जब इस नई टीम को चुना गया है। एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है, नए पुराने चेहरों में, अनुभव में और युवा ब्लड में। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी में नाम दिए गए हैं, विनोद तावड़े का भी इस टीम में जगह दी गई है। नितिन नबीन की टीम में विनोद तावड़े को जगह दी गई है, साथ ही सुनील बंसल शामिल हैं। तो हम तमाम नाम आपको एक एक करके बता रहे हैं नितिन नबीन की टीम में जिन्होंने जगह बनाई है। महामंत्री बने हैं वो और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 2021 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। तो जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि टीम में कोशिश यही है कि एक सामंजस्य बैठाया जाए, यंग ओल्ड गन्स का, उसके साथ ही साथ वो लोग जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो पार्टी की विचारधारा को बहुत अग्रेसिवली और बहुत क्लैरिटी के साथ, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर कट रख सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट और हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुरुआत समीर जी स्टूडियो में आप मौजूद हैं, आप ही से करते हैं कि ये जो टीम है जिसमें कुछ नामों की वापसी हुई है, सबसे पहले मैं जो बाकी के नए नाम हैं उस पर भी चर्चा करूं, लेकिन ये जो नामों की वापसी हुई है जिसमें हम नाम लें अगर राम माधव का, तो किस तरह से उन्होंने वापसी की? एक लंबे वक्त से बिल्कुल बाहर थे संगठन से। निश्चित रूप से राम माधव पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे थे और बहुत एक ही टेनर उनको मिला था और बहुत जल्दी वो राष्ट्रीय महासचिव से उनको हटा दिया गया था। संघ में इस बात को लेकर थोड़ी एक हताश थी कि भाई राम माधव को एकदम से हटा दिया गया था। उसके बाद वो लंबे समय तक पार्टी की गतियों से थोड़े दूर रहे थे। उसके बाद अभी उन्हें जम्मू कश्मीर में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, अभी उनको कर्नाटका में अंदर बेंगलोर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी दी गई और ये माना जा रहा था कि भाई राम माधव की वापसी होगी। अब किस रूप में वापसी होगी ये कहा जा रहा था कि शायद वो महासचिव बनकर आएंगे या किसी और जिम्मेदारी के रूप में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वापसी हुई और लंबे समय बाद भी है। तो मुझे लगता है कि राम माधव की योग्यता का पार्टी पूरा इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कई ऐसे नाम है, स्मृति ईरानी, क्योंकि एक भी महासचिव अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की महिला नहीं थी इस बार में। पहले सरोज पांडे थी इस बार, उसके बाद पुंडेश्वरी महासचिव थी और अभी कोई महासचिव महिला नहीं थी। तो इस बार एक महिला महासचिव दिया है स्मृति ईरानी के रूप में और लगातार स्मृति ईरानी भले ही लोकसभा का चुनाव आ रही है, पार्टी के संगठन में लगातार वो अपनी बात रखते रही थी। एक बहुत बेहतर वक्ता है, हिंदी बहुत अच्छी है उनकी, अंग्रेजी बहुत अच्छी है और कांग्रेस को तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से वो घेरती है, मुझे लगता है तो उनके जो संगठन के लिए उन्होंने लगातार काम किया उसका उनको फल मिला है और उनको वापस यहाँ पर लाया गया है। उपाध्यक्ष की जब मैं सूची देख रहा था तो मुझे लगा कि लगभग सारे उपाध्यक्ष पार्टी ने काफी बदल दिए हैं। अब देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को रखा है, वैजयंत पांडा को रखा है, रेखा वर्मा और तारिक मंसी को रखा है, बाकी सारे बदल दिए। राष्ट्रीय सचिव तो अनिल एंटोनी के अलावा सारे बदल डाले, जितने राष्ट्रीय सचिव थे कोई भी रिपीट नहीं किया। अरविंद मेनन हो, पंकजा मुंडे हो या नरेंद्र सिंह हो, अलका गुर्जर, ओम प्रकाश ध्रुवे, कोई रिपीट नहीं हुआ राष्ट्रीय सचिव के रूप में, सिर्फ अनिल एंटोनी, बाकी शायद लगभग नए लिए। संदीप पाठक एक नया आम आदमी पार्टी का मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी से आते हैं और आप उनको सीधे राष्ट्रीय सचिव बनाते हैं, अपनी पार्टी के संगठन में जगह देते हैं। तो इस स्टोरी को भी डिकोड करेंगे। शायद रोहन गुप्ता को भी राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, शायद वही रोहन गुप्ता है क्या जो कांग्रेस से आए थे, रोहन गुप्ता का नाम है। और उनको भी राजस्थान के लिए भी जो निकाय चुनाव है उनकी टीम में भी उनके लिए भेजा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, बनाया गया है और साथ ही जी बिल्कुल बनाया गया। और हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र पराशर भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, संदीप पाठक का नाम, ये नाम आम आदमी पार्टी से आए और सीधे संगठन के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका, इसकी स्टोरी डिकोड करिए जरा हमारे लिए।
देखिए, वो राष्ट्रीय मंत्री हैं, उपाध्यक्ष के तौर पर उनको नहीं रखा गया, राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर रखा गया है, यानी कि पार्टी के सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी के बाद होता है जनरल सेक्रेटरी और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष होता है। संदीप पाठक के हिसाब से अगर आप बात करें तो बीजेपी में उनकी क्षमता इस रूप में देखी जा रही है क्योंकि वो बेसिकली डाटा के मास्टर हैं और डाटा उनको, आप कहें कि डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाना है, इलेक्ट्रिक डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से उसके बहुत मास्टर माने जाते हैं। बैकग्राउंड भी उनका वैसा ही रहा है, टेक्नोक्रेट हैं और उस लिहाज से पार्टी उनकी उस क्षमता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगी। भले ही यहाँ पर सचिव के तौर पर रखा गया है। बताया ये जाता है पार्टी के भीतर कि बांकीपुर इलेक्शन से पहले जब वो बिहार गए थे और वहाँ पर बांकीपुर का फीडबैक लेने के बाद उन्होंने इस बात को कह दिया था कि बांकीपुर में बीजेपी की हार हो रही है। तो संदीप पाठक जब बीजेपी में आए उसके बाद आम आदमी पार्टी उससे कितनी ज़्यादा आहत थी, इस बात को आपने देखा कि कैसे पुलिस फोर्स तक उनके घर पर पहुँच गई थी। लेकिन संदीप पाठक जिस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं, हैंडल करते हैं, अगर बीजेपी के संगठन को ठीक तरीके से उनके साथ वो सामंजस्य बैठा पाए तो आप तय मानिए कि बीजेपी संगठन में फिर उनका सफ़र बहुत लंबा, बहुत ब्राइट होने वाला है क्योंकि बीजेपी इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना शुरू करती है और वो सीधे सीधे दिख रहा है कि अभी राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी संगठन में आए, या कुछ दिन पहले बस पार्टी में आए और सीधे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी गई है और उस लिहाज से आगे आने वाले पंजाब इलेक्शन में भी उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि राघव चड्ढा के बाद, राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी से हट गए थे तो पंजाब के अफेयर्स में संदीप पाठक की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती थी और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी की ताकत और कमज़ोरी और पंजाब की तासीर, इन सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं और बीजेपी को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो शायद एक बेहतर रणनीति बनाने में योगदान कर सकें। वो देखने वाली चीज़ रहेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? उम्मीद कर रहे थे कि ये नाम होगा लिस्ट में? देखिए, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक, जिसको कहते हैं ना कि इतनी लचीली पार्टी शायद दूसरी कोई नहीं होगी। और मैंने आज सुबह एक बात कही थी कि एक ऐसा ना हो जाए कि जेनजी के चक्कर में बीजेपी दबाव में आ जाए। इस पूरी लिस्ट को जब हम देखते हैं, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, अलग अलग मोर्चे, ये सारे लोग लगभग 70-80% लोगों को मैं जानता हूं कि ये पिछले कई वर्षों से बीजेपी के कैडर में काम कर रहे थे। कई लोग इसमें से बीच में नाराज भी हुए कि मोदी शाह के समय में तो सब अलग अलग चलता है। उसमें वसुंधरा राजे का भी एक बड़ा नाम है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, भजन लाल शर्मा जी बन गए। लेकिन यह भी दिखा कि वसुंधरा राजे का कोई विकल्प नहीं। उसी राजस्थान से सतीश पुनिया आए, उनको भी उसी तरह से जब उनको आगे बढ़ाया गया तभी समझ में आ गया था कि वो भी इस टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। और अगर आप देखें तो जो लोग पिछले कुछ समय से कामों में हैं उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक आपने सवाल बड़ा रोचक पूछा था राम माधव के बारे में। राम माधव जब आए थे तो बड़ी तेज रफ्तार चल पड़े थे, थोड़ा रॉकेट स्टाइल में चल पड़े थे। उसका नुकसान क्या हुआ कि कई जगह पर वो एक्सीडेंट कर बैठे। वो छोटी छोटी 2-3 घटनाएं थी जिसका जिक्र करने का अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लगातार बने रहे। नरेंद्र मोदी के विदेश के दौरों में उनकी उपयोगिता बनी रही, थिंक टैंक के तौर पर जो नैरेटिव में उनकी उपयोगिता बनी रही और वो वापस आए। अब आप अगर देखें तो जो महासचिव बने हैं उसमें अगर उत्तर प्रदेश से नाम लें तो हरीश द्विवेदी अभी इस बार 2 बार के सांसद हैं लेकिन इस बार चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद वो असम के प्रभारी थे, अभी इस वक्त तो राजस्थान में हैं, स्थानीय निकाय के प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्टी को जो काम के उपयोगी लोग हैं उनको आज समझ में आया। पीयूष गोयल जी को अगर फिर से नेशनल ट्रेजर लाया गया है तो हम मंत्रिमंडल विस्तार की जो आहट है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। जो सोशल मीडिया टीम है वो पूरी की पूरी वो लोग हैं जो पिछले 10 सालों से कोई किसी राज्य में भेज दिया गया, अच्छा चलो तुम वहां जाओ सोशल मीडिया देखो, कोई किसी नेता के साथ काम में लगा दिया, कोई किसी कैंपेन का हिस्सा रहा, वो सब इसमें शामिल रहे। हाँ, एक चीज अभी भी चौंकाने वाली है कि बलूनी जी का विकल्प अभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है। चलिए, तो बलूनी जी का विकल्प अभी नहीं मिल पाया है, बाकी पूरे घर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। स्मृति ईरानी की वापसी, अनंत विजय जी, ये नाम तय माना जा रहा था। हालांकि जब उन्होंने वापस सीरियल्स की शूटिंग शुरू कर दी थी तो लोगों ने कह दिया था कि बस ठीक है, हो गया, बीजेपी में उनकी कोई जगह नहीं, सब लोगों ने रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर और हमेशा पार्टी लाइन पर ही रही, कभी भी आहत शुभ नहीं साउंड की, तो उसका रिवॉर्ड मिल ही गया।
मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी कई बार बाउंस बैक किए हैं। मुझे पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उनको लोगों ने राइट ऑफ किया। जब वो चांदनी चौक से चुनाव हारी थी तब भी उनको राइट ऑफ कर दिया। 2014 में जब राहुल गांधी से हारी थी तब भी लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था। तो वो राइट ऑफ इतने कम उम्र में, अपने उम्र के हिसाब से वो कई बार राइट ऑफ हो चुकी हैं। बस एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वो राहुल गांधी से 7 वर्ष छोटी हैं। उम्र में उनकी 7 वर्ष छोटी हैं, लेकिन वो दीदी हैं और राहुल गांधी अभी भी युवा हैं जो 4 वर्ष के बाद सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। तो ये सारी दिलचस्प चीजें अभी हर्षवर्धन जी मीडिया टीम की चर्चा कर रहे थे। और अनिल बलूनी जी के अलावा वहां भी सारे घर के बदल दिए गए हैं। वहां भी प्रदीप भंडारी की एंट्री हो गई है सह संयोजक के तौर पर और सिद्धार्थ यादव की एंट्री हो गई है सह संयोजक के तौर पर। तो मुझे आशीष लगता है कि अग्रवाल भी हैं। हाँ, कुछ आवाज में गड़बड़ नहीं है? नहीं, जी जी, बोलिए बोलिए। तो मैं यही कह रहा था कि इस बार की जो टीम है, ये टीम बहुत दिलचस्प है इस लिहाज से भी कि अगर आप देखिए तो 14 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें से 6 महिलाएं हैं। तो 40% से अधिक महिलाओं को स्थान दिया गया है उपाध्यक्ष में। और एक तारिक मंसूर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं, वो एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर उनको जगह दी गई है। हालांकि जगह क्या दी गई, उनको कंटिन्यू किया गया, वो पहले भी थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का और सामाजिक न्याय के समीकरण का भी ध्यान रखा गया है इसमें। अगर मैं बहुत अभी उतना ध्यान से सबके जातिगत विश्लेषण नहीं कर पाया हूं, लेकिन देख के यही लगता है कि जो लगभग 40% सर नंबर आ रहा है, जरा कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लगभग 40% ऐसे सदस्य हैं जो वंचित समाज से हैं। देवेंद्र इस पर शायद और ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे। देवेंद्र, अंदर विरजी जी कह रहे हैं कि वंचित समाज का भी पूरा ख्याल रखा गया है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लगभग 35 से 40% रिप्रेजेंटेशन जो है वो वंचित समाज का भी रखा गया है यहाँ पर इस टीम में। निश्चित तौर पे अगर आप देखें तो एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें न सिर्फ जितना क्षेत्रवार कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बनाया जाए, बल्कि कास्ट के हिसाब से भी अगर जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे अगर किसी राज्य विशेष से ऐसे नेता को चुन रहे हैं जहाँ पर कास्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण उठाकर देखें, अमरपाल मौर्य का नाम वहाँ से लिया जाना, हरीश द्विवेदी का वहाँ से उस नाम को लिया जाना, इन सबको ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति के आधार पर लिया गया है। इनकी अपनी सांगठनिक क्षमता बहुत रही है, लेकिन उसके साथ साथ कास्ट ने भी उसमें एडेड फ्लेवर ऐड किया होगा। उस सिलेक्शन के पीछे ऐसा समझा जा सकता है। और वो लाजमी तौर पे आपको ओवरऑल एक बुके अगर बनाना है तो वो बुके ऐसा ही इंक्लूसिव दिखना चाहिए, इंक्लूसिव होना भी चाहिए, जिसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिले। जैसे जाट चेहरे के तौर पर अगर आप सतीश पुनिया को लेकर आया गया तो आप सोचिए कि पार्टी की तो ये मंशा रहेगी ना कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वेस्टर्न यूपी में भले ही आरएलडी आपकी साझेदार हो, लेकिन आपके पास भी मजबूत जाट चेहरा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की भी जब टीम बनी तो वहाँ पे महामंत्री बनाया गया राजेश चौधरी को, जो कि वो भी जाट हैं। साथ साथ हरियाणा में आपको फ़ायदा हो, राजस्थान में फ़ायदा हो। तो कुल मिलाकर सांगठनिक क्षमता पहली शर्त होती है, उसके बाद कास्ट दूसरा फैक्टर के तौर पर आता है। और एक चीज़ और कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पिनाज वापसी नहीं हुई है। 2019 में ही उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से वो रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले नाराज थी, अब उनको लिया गया है, वो एक कंटिन्यूटी में ही चल रही है, कंटिन्यूटी में चल रही है। ठीक है देवेंद्र, और हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी, ट्रेजरर के तौर पर पीयूष गोयल की वापसी, इसको किस तरह से आप देखेंगे? हालांकि पहले भी वो इस पद को बखूबी संभाल चुके हैं। देखिए, अभी तो वो केंद्रीय मंत्री थे, इसके बावजूद आप हम कह सकते हैं कि बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज वो कोषाध्यक्ष का काम एक तरह से वही देख रहे थे। डिफेक्टो कोषाध्यक्ष वो थे ही, क्योंकि राजेश अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के एक नेता थे राजेश अग्रवाल, जिनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, तो वो उनकी उम्र बहुत हो गई थी, वो कोई 80 साल 70 से 80 साल के ब्रैकेट में होंगे, उम्र बहुत ज्यादा थी और वो बहुत सक्रियता से काम नहीं कर पा रहे थे। तो डिफेक्टो कोषाध्यक्ष की भूमिका ऑलरेडी पीयूष गोयल निभा रहे थे। अब उनको फुल फ्लेज्ड ऑफिशियली फिर से उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। उनके पिताजी भी कोषाध्यक्ष रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अब ये देखना होगा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए वो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं या वहाँ वो मंत्री पद उनको वो छोड़ते हैं, ये भी एक देखने की बात होगी। इसमें जो एक ओवरऑल अगर आप कहें पीयूष गोयल का, तो ये बात हो गई। ओवरऑल अगर आप कहें तो उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं उसमें कोई बहुत चेंजेज या बड़ा कोई उलटफेर नहीं दिख रहा है, और एक वैसे भी दिखता नहीं है, क्योंकि उनको उपाध्यक्षों के पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता है।
और ये पहले एक रूल के तरह, अनरिटन रूल की तरह ये था कि जो मुख्यमंत्री पद से हटता था या हटाया जाता था उसको उपाध्यक्ष बना दिया जाता था। एक समय वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रघुवर दास, ये सब लोग उपाध्यक्ष थे। तो अभी वैसे ही आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी है, वसुंधरा राजे भी हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष के तौर पर कोई जिम्मेदारी बड़ी मिलती है या नहीं मिलती है, इसकी मिसाल कम रहती है कि उपाध्यक्ष को कोई तो किसी बड़ी जगह का प्रभारी बनाया जाए। जैसे वैजयंत जय पांडा को बनाया जाता रहा है प्रभारी, वो दक्षिण में भी रहे, तमिलनाडु में भी, दिल्ली में भी। और एक समय राधा मोहन सिंह जब उपाध्यक्ष थे तो उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तो उपाध्यक्षों के पास ज्यादा संगठन का प्रभार नहीं होता है। एक और दिलचस्प चीज उपाध्यक्षों में यह है कि वैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी और मनप्रीत सिंह बादल, 3 उपाध्यक्ष ऐसे दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, बीजू जनता दल से और टीडीपी से, और वो अकाली दल होते हुए कांग्रेस अकाली दल होकर के तब भाजपा में आए हैं मनप्रीत बादल। तो ये उसमें दिखता है। और इसमें 6 महिलाएं हैं। मैं आपको यहाँ, हाँ जी बोलिए सर बोलिए। लेकिन जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, जो अध्यक्ष के साथ जो टीम काम करती है, जिसको संगठन के साथ साथ चुनाव लड़ाने के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो महासचिव होते हैं। और संगठन का काम आप देखिए, संगठन में तीनों वही चेहरे आए हैं जो पुराने चेहरे थे, वो तीनों हैं, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी और जनरल सेक्रेटरी भी, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो रिपीट हुए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं 2 रिपीट, विनोद तावड़े और सुनील बंसल। लेकिन तरुण चुग भी हैं, वो ऑफिस संभालेंगे, ऑफिस के प्रभारी के तौर पर रहेंगे। उनकी जगह जो इसके पहले अरुण सिंह देख रहे थे, अरुण सिंह जनरल सेक्रेटरी रहते हुए ऑफिस के प्रभारी थे। तरुण चुग के बारे में चर्चा थी कि वो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, लेकिन वो नहीं है। उनकी जगह जो उनको फिर कार्यालय का प्रभारी बनाया गया। मुख्य बदलाव जो है वो यही। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जी किरण रिजिजू जी इस नई टीम के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं। और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। चलिए, तो नई टीम को लेकर सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। समीर जी, सोशल मीडिया टीम मतलब पूरी बदल दी गई है। अमित मालवीय जी जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम रहता था, सुर्खियों में छाए रहते थे, कंट्रोवर्सीज में छाए रहते थे, हाल का जो जिस तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया परसेप्शन में थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रही थी, तो ये लगभग उनका जाना तय माना जा रहा था। बिल्कुल अमित मालवीय का तय था। और लेकिन मुझे लग रहा था कि अनिल बलूनी के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद अनिल बलूनी भी प्रमोट होंगे और उनको शायद तो महासचिव बनाया जाएगा या वो कैबिनेट के अंदर जाएंगे, तभी वो अनिल बलूनी बने हुए। तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे पार्टी को लग रहा होगा कि जिस तरीके से बात रखना है वो नहीं रखी जा रही है। बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में वो सब प्रभारी रहे थे मालवीय, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी। तो अब ठीक है, पार्टी को लगता है कि भाई अब नई जिम्मेदारी देना, और लंबे समय से वो देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि दीपक मस्के को शायद बनाया गया है, वो भी अच्छा नाम है और वो लंबे समय से सोशल मीडिया में क्रिएटिव रहे, इन्वॉल्व रहे। दूसरी एक बड़ी बात है कि जितने मोर्चे तो सारे बदल दिए गए। बस अगर आप देखेंगे तो युवा मोर्चा हो, युवा मोर्चा में हेमंत जोशी जो शायद बड़ोदरा के से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। महिला मोर्चा बदल दी गई है। ओबीसी मोर्चा से लक्ष्मण की जगह अमरपाल मौर्य आ गए। किसान मोर्चा में राजकुमार चार की जगह बंसीलाल गुर्जर आ गए हैं। एसटी मोर्चा में लाल सिंह आर की जगह शिवेश कुमार आ गए। एसटी मोर्चा समीर ओरेन की जगह दूसरे आ गए। तो मोर्चा भी सारे बदल दिए गए। पार्टी ने बड़ा परिवर्तन किया, काफ़ी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन एक ऋतुराज सिन्हा जो राष्ट्रीय सचिव थे और उनको लग रहा था शायद कि मतलब पार्टी उन्हें प्रमोट करेगी, उन्हें नॉर्थ ईस्ट का संयोजक बना दिया गया है, क्योंकि वो जिम्मेदारी संयोजक की तो शायद संबित पात्रा के पास है, सह संयोजक ऋतुराज को बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ा वो डिसअपॉइंटिंग रहा होगा कि वो चाहते थे कि वो नेशनल टीम में आए, वो अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव या नेशनल टीम में देखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि टीम बहुत बढ़िया बनाई है। तरुण चुग जरूर थोड़े निराश होंगे कि तरुण चुग ये मान के चल रहे थे कि शायद उनको राज्यसभा भेजा है तो वो महासचिव बने रहेंगे और पंजाब का चुनाव है तो उन्हें कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो तरुण चुग को जरूर थोड़ी निराशा हुई होगी। बाकी विनोद तावड़े और सुनील बंसल का तो तय था कि वो बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, महासचिव बने रहेंगे। बाकी ओवरऑल टीम मुझे बहुत बेहतर नजर आ रही है। बहुत बेहतर। अनंत जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे कोई खास वजह, कोई खास खबर, कोई खास ओपिनियन आप शेयर करना चाह रहे हो?
समीर जी ने तो पास कर दी है टीम पूरी। मैं समीर जी की बात पे मुस्कुरा रहा था कि भाई कार्यालय प्रभारी जरूर बना दिए गए, पर है महासचिव भी। ये अलग बात है कि चिट्ठियां साइन करेंगे सारे वो, लेकिन कार्यालय प्रभारी का दायित्व भी बड़ा होता है और अरुण सिंह जी ने लंबे समय तक ये जिम्मेदारी निभाई है, तो महासचिव भी रहेंगे वो। ऐसा नहीं है कि महासचिव नहीं रहेंगे, उनका पद महासचिव का ही रहेगा। ये अलग बात है कि वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करेंगे वहां। लेकिन राज्यसभा भी उनको मिल गया है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभार और पंजाब में उनकी भूमिका रहेगी तरुण चुग की। तो मुझे नहीं लगता कि निराश होने जैसी कोई स्थिति तरुण चुग के सामने रहेगी, क्योंकि पंजाब में सक्रियता रहेगी और कार्यालय का जो दायित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें और भी देखने वाली बात होगी पिनाज की। अभी तो जो इनका संसदीय बोर्ड है उसका भी पुनर्गठन होने की बात चल रही है कि संसदीय बोर्ड में किन किन को जगह दी जाएगी। तो वो एक और दिलचस्प चीज अभी छूटी हुई है, जिसका भी 1-2 दिन में मुझे लगता है कि घोषणा हो सकती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे महत्वपूर्ण लग रही है इसमें कि जो बलूनी जी के साथ जो 2 लोग लगाए गए हैं वो बड़े ऊर्जावान हैं, सिद्धार्थ यादव जी और प्रदीप भंडारी जी। सिद्धार्थ यादव बिल्कुल युवा हैं, वकील हैं, जानकार हैं। अब इन लोगों की जिम्मेदारी होगी चैनलों पर प्रवक्ताओं को भेजने का जो दायित्व होता है, जो पहले डॉक्टर संजय मयूख निभा रहे थे। मुझे लगता है अब इन दोनों की जिम्मेदारी होगी और ये दोनों स्वयं टीवी चैनलों पर पैनलिस्ट के रूप में बहुत प्रमुखता से जाते रहे हैं। तो अब वो बड़ा दिलचस्प इन लोगों का जो प्रोफाइल हो गया है कि किसको भेजें, खुद कहाँ जाएं और दूसरों को कहाँ भेजें। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि उसको प्रदीप भंडारी और यादव जी किस प्रकार से निभाते हैं। और अनिल बलूनी जी का तो जलवा कायम है, जो बलूनी न्यूज सर्विस लोग कहते हैं वो तो चलता ही रहेगा बीएनएस, और वो बड़े लंबे समय तक कायम भी बहुत। चलिए, तो पूरे घर के बदल डाले में वो बचे रहे हैं अभी, वो अपना पद जो है बचाने में पूरी अच्छी तरह से कामयाब रहे हैं। आप देखें, हाँ नहीं, इसका एक और मतलब है पिनाज की, बलूनी जी को अभी मतलब नंबर 1, नंबर 2 और नितिन नवीन तीनों का विश्वास प्राप्त है। यही मतलब हुआ ना, जो कुछ लोग बचे हैं उनके बारे में तो यही कहा जा रहा है ना कि उनको इन तीनों का विश्वास प्राप्त है। तो उसमें बलूनी जी एक है, तो उनकी धमक बरकरार है। चलिए, बलूनी जी की धमक बरकरार है, हो सकता है लेकिन वो कुछ अपने लिए प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हों। अब धमक बरकरार है कि उनकी उम्मीद मंत्री नहीं बनेंगे, बस हो गया कि मंत्री नहीं बनेंगे, अब मीडिया की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उनको उम्मीद होगी थी शायद वो मंत्री बनेंगे, तो बलूनी जी मंत्री नहीं बनेंगे। देवेंद्र, कई लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई इस संगठन के चुनाव से जो कैबिनेट रीशफल ना जाने कितनी बार सूत्र जो है करा चुके हैं और मच अवेटेड कैबिनेट रीशफल है, तो उसकी भी एक झलक कैसा हो सकता है वो इस संगठन के चुनाव से, जो नई टीम के चुनाव से अंदाजा लग सकता है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक और करेक्शन कि तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री अब नहीं है, वो सिर्फ कार्यालय के प्रभारी रहेंगे। तो पहले वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। जब अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री थे तो राष्ट्रीय महामंत्री के साथ उनको कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभार दिया गया था, जैसे राजस्थान, कर्नाटक। लेकिन तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री से हटाया गया है, अब सिर्फ वो कार्यालय के प्रभारी हैं। उनके साथ एक मंत्री हैं महेंद्र पांडे। और दूसरी चीज़ की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निश्चित तौर पर यह तय मानिए कि अब वो होना है। अब वो कब होना है आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री जिस चीज़ के बारे में फैसला करने वाले हों और उनके अलावा उसमें किसी और की भूमिका ना हो, तो उसके बारे में गेस कर पाना कि कब होगा, कितने समय बाद होगा, कैसा होगा, वो शुद्ध अटकलबाजी होगी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन राजनीतिक तौर पे आकलन के हिसाब से समझें तो ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि एक तो विस्तार होगा और वो जल्दी होगा, अब उसको टाला नहीं जाएगा। और जैसा कि शुरू से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हैरानी की बात है कि पीयूष गोयल जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अगर उनको पदेन कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है पार्टी संगठन में, तो वो चीज़ थोड़ी हैरानी वाली चीज़ है। आमतौर पर बीजेपी संगठन में एक रूल रहता है कि अगर आप सरकार में गए तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन अगर होता भी है तो कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे बंडी संजय जैसे ही मंत्री बने उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री वो रहे थे, लेकिन वो जगह एक तरह से खाली समझ ली गई थी कि अब वो नहीं रहे। तो उस कंडीशन में किस प्रकार का अगला मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है वो एकदम समझने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जो क्राइटेरिया उसमें पिनाज चयन किया गया है, लगभग आप उसको समझा जा सकता है कि अगला जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा
इसी तरह की सोच वहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, जिसमें परफॉर्मेंस बड़ा क्राइटेरिया होगा, जो कि अभी बीजेपी की सरकार के हिसाब से अगर आप बात करें तो वो सख्त ज़रूरत है। न सिर्फ परफॉर्मेंस इस लिहाज से कि आप अपने मंत्रालय के काम में बेहतर कराएं, अधिकारियों से काम खुद बेहतर आइडिया दें और उस काम को कराएं, बल्कि परफॉर्मेंस इस लिहाज से भी कि उस काम का रिफ्लेक्शन परसेप्शन के लिहाज से हो, जो कि अभी बहुत सारे केस में लैकिंग नज़र आता है। अभी अगर आप देखेंगी तो सरकार के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को ही हर मोर्चे पर को संभालना पड़ता है, तो ये अपने आप में कुछ मंत्रियों को छोड़ दें तो अधिकांश मंत्रियों की क्षमता पे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप किस तरह के मंत्री हैं कि अपने मंत्रालय के कामकाज का भी सही रिफ्लेक्शन नहीं दे पाते हैं। और वो सोच जरूर नजर आ सकती है अगला मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने जो अब से कुछ ही देर पहले जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने सीधा लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, एनर्जी एंड ग्रास रूट कनेक्ट। तो सीधे सीधे इन 3 बेसिस का कि भाई आपके पास अनुभव भी हो, आपका ग्रास रूट कनेक्ट भी हो। जी अनंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो अरुण सिंह वाले उससे उस इंप्रेशन में चला गया था कि शायद उनको भी, तो देवेंद्र जी ने मुझे करेक्ट किया, इसके लिए उनका आभार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो यानी कि जो कैबिनेट रीशफल होगा, जैसे देवेंद्र कह रहे हैं कि इस टीम से आप आंकलन लगा सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ हो, युवा हो, कि उन्होंने कहा नई ऊर्जा और अनुभव, यानी सभी का समावेश लेकर एक बैलेंस कैबिनेट रीशफल भी देखने के लिए मिल सकता है। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ है। हर्षवर्धन जी, कई युवा नेता जो है उनका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर सीधे है, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तर पूर्व से भी, साथ ही नॉर्थ ईस्ट से भी। इस टीम में उनका भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, डाउन साउथ से भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से हमेशा जिसको कहते हैं कि अपडेटेड रहती है, और इस पूरी की पूरी जो टीम है उसमें ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा है। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस दबाव में नहीं आई कि एकदम से आपको अचानक सब कुछ बदल देना है, लेकिन हाँ, बदलाव की बड़ी जरूरत है। और एक जो लोगों को चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया और मीडिया टीम, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, तो सोशल मीडिया में अमित मालवीय पहले से देख रहे थे। बलूनी जी 2020 में, मुझे जहां तक ध्यान में है, कि वो श्रीकांत जी के जाने के बाद, श्रीकांत शर्मा जब उससे पहले थे, तो पहले श्रीकांत शर्मा जब मंत्री बनने चले गए थे उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर बलूनी जी आए थे। तो एक जिसको हम कहें कि उनका समय थोड़ा सा उतना नहीं हुआ है। और शायद सोशल मीडिया टीम इतने लंबे समय से एक ही टीम थी, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया तभी तो वो इतने लंबे समय तक रहे। शायद वो जगह आ गई थी कि इसको अब आगे नेक्स्ट लेवल जाना है। मैं निजी तौर पर यह भी मानता हूं, जो समीर जी कह रहे थे, कि बलूनी जी को भी नेक्स्ट लेवल जाने की अब हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इतने लंबे समय से वो मीडिया संभाल रहे थे। लेकिन शायद अभी लगता है कि उनका कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि मिड टर्म भी हो जाए, इसको आप यूं भी समझिए। ऐसा नहीं है कि आज जो चीज हो गई, आमतौर पर कम होता है, लेकिन कई बार ये होता है। और प्रदीप और सिद्धार्थ को जिस तरह से उनके साथ जोड़ा गया, सोशल मीडिया टीम बड़ी रोचक है। दीपक म्हास्के के ऊपर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। उस टीम में जितने लोग हैं, मतलब वो टीम में देख रहा था, तो उसमें दीपक म्हास्के के साथ जो और लोग हैं, प्रीति गांधी मुंबई से हैं, ये बहुत शानदार काम इन्होंने किया। ये महिला मोर्चा में थी, बहुत अच्छा काम करती हैं और जबरदस्त तरीके से मोर्चा लेती हैं। इनके नाम के आगे गांधी लगा है, तो इसको लेकर भी वो बड़े सलीके से तीखे तंजो करती रहती हैं। शिवानंद द्विवेदी का नाम है। शिवानंद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के देवरिया से हैं और लंबे समय से अलग अलग राज्यों में सोशल मीडिया टीम के साथ काम करते रहे। आलोक भट्ट, इन्होंने भी बहुत काम किया, और आलोक भट्ट का एक तरह से कहे कि नैरेटिव में दूसरे कई प्लेटफॉर्म को भी खड़ा करने में इनकी भूमिका रही है। अरुण यादव जो हरियाणा से हैं, इन्होंने भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। स्पेशली ये लोग अगर कहें तो जो राज्यों के फ्रंट पर, और स्पेशली जहां पर बीजेपी नहीं थी। अब दीपक म्हास्के को तो अभी मुझे ठीक अगर ध्यान में आ रहा है, तो अमित शाह ने बुलाकर इसी टीम को सम्मानित भी किया था। ये छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया की टीम में थे और बीजेपी के अलग अलग कैंपेन से थे। ये सारे लोग बहुत कम उम्र के हैं। अब आशीष अग्रवाल को मध्य प्रदेश से लाया गया, ये भी लंबे समय से उम्मीद थी कि ये लाए जाएंगे, तो जहां पर बदलाव होना है वहां किया गया। अब अमरपाल मौर्य को उत्तर प्रदेश से उम्मीद थी कि ये लाए जाएंगे, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही, और अमरपाल मौर्य को पिछले कुछ समय से बीजेपी ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी, तो उनको लग रहा था कि उनको लाया जाएगा। बाहर के भी जो लोग, जैसे उदाहरण के लिए एके एंटनी के बेटे का नाम मुझे दिखा, अनिल एंटनी का, ये मंत्री सचिव वाली लिस्ट में एक अच्छा नाम है। लंबे समय से काम कर रहे थे, थोड़ा केरल की राजनीति का है, और अपना अलग अलग जगहों पर वो जाते हैं, क्योंकि मलयाली और अंग्रेजी बोलने वाले अकेले सचिव है जो कंटिन्यू हुए, अकेले सचिव, बाकी सारे सचिव बदल दिए। सचिव तो, और अकेले सचिव। संदीप पाठक का चयन बड़ा अच्छा है।
मैंने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में सारे के सारे आम आदमी पार्टी अपने घर में ले लिए थे 7 को 10 में से, तो मैंने कहा इसमें सबसे अच्छा आदमी संदीप पाठक है, क्योंकि उसको भाजपा जैसे काम करने की आदत है। राघव चड्ढा तो थोड़ा लाइमलाइट वाले हैं, वैसे भी अब तो वो सेलिब्रिटी से शादी कर चुके हैं, तो वो तो थोड़ा और लाइमलाइट वाले हो गए। संदीप पाठक का काम विशुद्ध संगठन वाला है। पंजाब चुनाव के लिहाज से उनको संदीप पाठक जैसे आदमी की बड़ी जरूरत है। वो आदमी जानता है कि कहां क्या करना है, उस तरह के लिहाज से बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें रोहन गुप्ता को, ये अगर बाहर के लिहाज से देखेंगे तो रोहन और कांग्रेस दोनों ही कांग्रेस से आए हुए हैं, इनको एक काम दिया गया। स्वदेश सिंह जो है, इनको भी सचिव की टीम मिलाया गया। ये भी पहले युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो एक तरह से कहें कि प्रयास ये किया गया है कि जो मिक्स है वो ठीक रहे। और मैं ही मानता हूं, ठीक है, किसी को किसी नाम पर अच्छा लग सकता है, किसी पर बुरा। ओवरऑल जब मैं वसुंधरा राजे से शुरू कर और सोशल मीडिया के आखिरी नाम तक जा रहा हूं, अच्छा टीम का चयन है। महामंत्री के तौर पर जो लोग काम करने वाले हैं, जो लगातार काम में हैं बिना पद के भी, उनको दिया गया है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा कि हरीश द्विवेदी राजस्थान में स्थानीय निकाय के प्रभारी हैं। संजय भाटिया को हमने देखा ही कि हरियाणा में उन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई। तो ओवरऑल बीजेपी ने यूपी की तरह टीम नहीं बनाई, ये बड़ा अच्छा काम किया। तो अच्छी टीम लग रही है। समीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हर्षवर्धन जी की बातों में? नहीं, मैं तो देवेंद्र जी से वैसे जानना चाह रहा था, देवेंद्र जी से, कि संजय मयूख का नाम नहीं नजर आया, तो क्या संजय मयूख शायद क्या बिहार मंत्री बनेंगे जाकर, या अभी दिल्ली में ही रहने वाले संजय मयूख? नहीं, बिहार में मंत्री तो निश्चित तौर पे अभी तो नहीं होना है, क्योंकि अगर बिहार में मंत्री बनाया जाना होता तो अभी भी मंत्रिमंडल वहाँ पे गठन हुआ था तो उसमें बना दिया गया होता। और निश्चित तौर पे उसमें पार्टी किसी न किसी रूप में तो उनकी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहेगी। वो देखने वाली बात रहेगी कि किस रूप में किया जा रहा है। फिलहाल उनको यहाँ से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अब 3 को कन्वेनर होंगे। पहले सिर्फ वही एक को कन्वेनर थे, लेकिन अब उनकी जगह पर 3 होंगे, जो कि अनिल बलूनी जी को उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया वाली टीम फिलहाल वाकई दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के भीतर ये धारणा बैठ गई थी कि सोशल मीडिया पर हम पिट जा रहे हैं और हमारी सोशल मीडिया की टीम कर क्या रही है। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में इस बात का उल्लेख किया। वो अपने राज्य की बैठक में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सोशल मीडिया की टीम कर क्या रही है। इतने संसाधन, इतने सारे लोग हैं, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। दीपक मास्के की बात करें तो 2014 में ही इनको छत्तीसगढ़ में IT सेल का इंचार्ज बनाया गया था और 14 से लेकर तकरीबन 2022-22 तक वहाँ रहे थे। बाद में उनको प्रवक्ता बना दिया गया। मुझे लगता है कि पिछले साल उनको एक मेडिकल बोर्ड है वहाँ पर उसका चेयरमैन भी बनाया गया था। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ से बाहर निकालकर बिहार और झारखंड का जो कॉल सेंटर है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो बीजेपी की ये जो फंक्शनिंग है कि आप बेनिफिशरी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, और न सिर्फ पहुँचें बल्कि उनको चुनाव के समय उनको याद दिलाएं कि अगर आपको ये स्कीम मिली है, इस स्कीम का फ़ायदा आपको मिला है, तो आपको निश्चित तौर पे आपको वोट देने जाना चाहिए, जिससे ये सरकार फिर से बहाल हो और आपको ऐसे फ़ायदे मिलते रहें। तो इस तरह की नैरेटिव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है और उस लिहाज से ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन हर्षवर्धन जी वाली लाइन बड़ी दिलचस्प है और वो वाकई सटीक लाइन है कि यूपी जैसी टीम नहीं बनाई है बीजेपी की राष्ट्रीय टीम ने। बीजेपी को जानने वाले ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि दीपक महस्के जो हैं वो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीनियर बीजेपी लीडर हैं, रायपुर में बेस्ड हैं, परमानेंट इनवाइटेड मेंबर हैं स्टेट बीजेपी के, MSc की डिग्री होल्ड करते हैं, केमिस्ट्री में डिप्लोमा है, सीमेंट टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर रह चुके हैं और कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर के तौर पर उन्होंने अपना करियर जो है शुरू किया था और डेटा और इलेक्शन स्पेशलिस्ट के तौर पर वो जाने जाते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेल्थ कैंप्स, रूरल लाइब्रेरीज और डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस, ये सारे इनिशिएटिव्स के लिए वो काफ़ी पुरजोर तरीके से काम करते रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में भी चेयरमैन है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक है 2025 से उनके पास। और आपको बता दें कि जिस तरह से IT सेक्टर में उन्होंने बीजेपी छत्तीसगढ़ स्टेट IT सेल के इंचार्ज रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो तमाम खूबियां और नितिन नबीन के करीबी हैं, तमाम फैक्टर्स जो हैं कि एक वेल रेड, वेल अवेयर और इस पूरी फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हुए और पार्टी को, संगठन को समझते हुए और पार्टी अध्यक्ष के करीबी, ये तमाम फैक्टर्स मिलके उनको ये नई बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और उनकी टीम भी अपने आप में काफी वर्सेटाइल है, सोशल मीडिया टीम भी अब मेहनत दिख रही है, मेहनत दिख रही है। तो इसीलिए वक्त लग रहा था। सब लोग जो पूछ रहे थे कि जनवरी में अध्यक्ष बन गए हैं, फिर अब कितना देर कब आएगी नई टीम, तो शायद यही वजह थी कि टीम आए तो एकदम दुरुस्त आए। यहाँ पर अजीत जी, 12 महिलाएं हैं नितिन नबीन की टीम में, वसुंधरा राजे, डी पुदेश्वरी, रेखा वर्मा, साथ ही साथ वर्षाबेन दोषी,
डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर मधुचंद्र कर, स्मृति ईरानी, कविता पाटीदार, प्रीति गांधी, रूप कुमारी चौधरी, संगीता यादव और फांगनोन कोन्याक। ये 12 महिलाओं के नाम हैं। मतलब अलग अलग उनके अपने पद हैं, अलग अलग काम हैं, तो 12 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन। तो ये बता रहा है कि जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से नारी वंदन बिल को एक बार फिर से विपक्ष से अपील करते हैं कि आइए महिलाओं को उनकी भागीदारी दीजिए, तो शुरुआत उन्होंने घर से कर दी है। बिल्कुल पिनाज, ये बात ठीक है। महिलाओं की संख्या इसमें दिख रही है ज्यादा, हालांकि 6 महिलाएं तो उपाध्यक्ष में ही की सूची में हैं और उनको क्या काम मिलता है, क्या जिम्मेदारी मिलती है निभाने के लिए, ये देखना होगा। इससे पता चलेगा अब ऐसे सिर्फ संख्या गिनाने का मकसद है या उनके पास उनको कोई जिम्मेदारी भी दी जाती है। आमतौर पर उपाध्यक्ष, हमने पहले भी कहा, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है उपाध्यक्षों के पास। अब इस टीम को आपने सिर्फ ये जो नाम बताए, इस नाम को भी, अब जैसे हम लोग लगातार राजनीति अखबार पढ़ते हैं या इस तरह के विश्लेषणों से जुड़े रहते हैं, तो हम लोगों की नजर में ये सारे नाम होते हैं, लेकिन ये पूरी टीम में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस जिद में रहे। और पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जो इस्टेब्लिश्ड नाम है, बहुत चर्चित नाम है, जिनका पहले से कोई कद बना हुआ है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी है या उनमें से कम लोगों को जिम्मेदारी देनी है। और आमतौर पर बिल्कुल नए चेहरे खोज करके ले आने हैं, जिनका परिचय लोगों को खोजना पड़े, ढूंढना पड़े, या एक प्रदेश के आदमी को दूसरे प्रदेश के लोग नहीं जानते हो। इस तरह की कोशिश एक भारतीय जनता पार्टी की इस टीम में भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये रणनीति हो, और चूंकि आज तक लगातार बीजेपी जीत ही रही है, तो इस पर कैसे इस रणनीति पर सवाल उठाया जाए। लेकिन जो चर्चित नाम था, जैसे स्मृति ईरानी, एक समय था, हम सब लोग यहाँ जितने लोग पैनल में हैं इनको ध्यान होगा कि बीजेपी अपोजिशन में थी, तो जो नेता सबसे ज्यादा डिफेंड करते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, मतलब अपोजिशन के सामने टेलीविजन डिबेट्स में जाकर के, उसमें से स्मृति ईरानी एक, उनकी वापसी हो गई। निर्मला सीतारमण थी, बतौर प्रवक्ता केंद्र में मंत्री है, लेकिन अचानक मीनाक्षी लेखी गायब हो। तो ये एक बड़ा नाम था महिलाओं में, जिनका एक बड़ा चेहरा बन गया था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। अभी नई लीडर आई हैं, बांसुरी स्वराज, वो एक अपनी जगह बना रही हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर जेनजी या कुछ नया आना है तो उसमें बांसुरी स्वराज भी हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं है। इसी तरह से राजीव प्रताप रूडी हैं, बड़ा नाम है, पहले वो आज से 25 साल पहले मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, लेकिन कोई जवाबदेही उनके पास नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी पार्टी के सबसे शानदार प्रवक्ताओं में से एक है। लग रहा था कि आप उनमें और हरीश द्विवेदी में से किसी को राष्ट्रीय महासचिव बनना था, तो अब हरीश द्विवेदी बन गए। सुधांशु त्रिवेदी को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। जो बड़े नेता हैं, पहले से स्टैब्लिश्ड नेता हैं, उनकी छवि भी अच्छी है, काम भी अच्छा करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको एक सीमा के बाद जगह नहीं दी जाती और बिल्कुल नए चेहरे खोज करके लाए जाते हैं। जैसे अभी जो 12 महिलाओं के आपने नाम बताए, अगर इनमें से किसी लेमैन से या किसी दूसरे प्रदेश के आदमी से, वो नेता जिस प्रदेश का नहीं है, दूसरे प्रदेश से पूछिएगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि इस नाम का कोई बीजेपी का भी नेता है। लेकिन खैर, अब उनको लाया गया है, अपनी मेहनत के दम पर वो बड़ा मुकाम बनाए, उनको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है अगर वो बड़ा मुकाम बनाए। लेकिन ये पूरी लिस्ट पढ़ते हुए बीजेपी का ये सिद्धांत जो है एकदम दिख रहा है, जो पिछले 10-12 साल का सिद्धांत है कि पहले से आप स्टैब्लिश्ड हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा कद है आपका, बहुत चर्चित चेहरे हैं, तो आपके लिए जगह मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी बीजेपी की टीम। बिल्कुल, और ये वही बात है जो अभी कह रहे थे देवेंद्र जी की, यही कारण है जिसकी वजह से हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं आना पड़ता है, हर जगह उनको खुद खड़े होना पड़ता है, हर जगह अमित शाह को आना पड़ता है। वो कारण यही है कि जिनके नाम बने हुए, जो बड़ा चेहरा है, बड़ी हैसियत है जिसकी, उसको जगह नहीं देनी, उसको बैकग्राउंड में रखना है और नए लोगों को ले आना। तो आप बिल्कुल नए लोग ले आएंगे जो जिनका अनुभव भी कम होगा, जिनकी पहचान भी कम होगी, जिनका आउटरीच कम होगा, जिनका एक्सपोजर कम होगा, उनके सामने समस्या आएगी। तो ये बीजेपी की इस टीम में भी हमको एक समस्या दिख रही है। हालांकि हम बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने उंगली उठा दी, वो कह रहे नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उनको ये दिक्कत नहीं नजर आ रही है। लेस ऑन पर्सनालिटी, मोर ऑन वर्क। मतलब हमने कहा ना कि वो हम इस स्ट्रेटजी को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बावजूद बीजेपी के जीतने का वो असली चीज तो कोई भी संगठन बना ले। अपना विरोध जरा दर्ज करा दें। हाँ ठीक है। नहीं अजीत जी कोई विरोध नहीं। एक तो पहले एक देखिए, हम लोग तो विश्लेषक हैं, लेकिन अगर नजदीक से सब कुछ जमीन से देख रहे देवेंद्र ने मेरी बात को सहमति दे दी है, तो इसका मतलब कि विश्लेषण भी मेरा ठीक ही था, क्योंकि खबर उन लोगों को होती है, हम लोग तो उसको विश्लेषण करते हैं। लेकिन अजीत जी की बात से असहमति इसलिए है, जैसे आपने क्यों पैरेलल खींचा सुधांशु त्रिवेदी और हरीश द्विवेदी के बीच में, मुझे नहीं पता। दोनों एकदम अलग फलक पर है। सुधांशु जी
राजनीति में सबसे शानदार प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे चेहरे हैं और उनका नाम तो अलग अलग कई कई बड़ी भूमिकाओं के लिए चलता है और उसके वो योग्य व्यक्ति हरीश द्विवेदी संघ के मुख्य शिक्षक रहे बस्ती में, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे, सबसे तेज तर्रार संगठन मंत्रियों में से यूपी में जाने जाते थे। उसके बाद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केशरीनाथ त्रिपाठी के राजनीतिक सलाहकार रहे। उसके बाद और उनके समय में युवा मोर्चा में पूरे प्रदेश में जो संगठन था बड़ा जबरदस्त रहा और सचिव के तौर पर वो बिहार के सह प्रभारी रहे। ये भी जरा याद कीजिए, असम के वो प्रभारी हैं बिना कुछ हुए और राजस्थान के निकाय के प्रभारी हैं। दिल्ली के चुनाव में भी उनकी भूमिका थी जो लोग नहीं जानते। सवाल ये, क्या पार्टी के स्ट्रक्चर को आप जान रहे हैं तब आप कहेंगे कि बहुत शानदार है। अगर आप टीवी देखकर जान रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये चीजें कमी है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। मैं चूंकि पार्टी के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत जानता हूं, ज्यादा नहीं, उसके हिसाब से बहुत शानदार टीम बनाई है। और जो बार बार कहा जाता था कि बीजेपी कहीं दबाव में आकर युवा के चक्कर में उस चक्कर में न चली जाए, ऐसा नहीं हुआ है। अब एक दो नाम कोई भी खोज सकता है, लेकिन मुझे लगता है यानी अनुभव, आरएसएस और बीजेपी का जो आपसी संयोजन, महिलाओं को मौका, युवा शक्ति को मौका, अच्छे कम्युनिकेटर, टेक सेवी लोग, आईटी सेल, तो काफी कुछ बदलाव है, काफी कुछ नयापन है, अनुभव को भी तरजीह है। कुल मिला के आप सभी को टीम ये पसंद आ रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या निकल कर आएगा, ये टीम किस तरह के डिलीवर देगी? जी सर, मुझे लग रहा है कि सौदान सिंह जी की वापसी हो गई है। सौदान सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था, अब उनको राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बना दिया। पहले राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वो थे जब वी सतीश थे, तब सौदान सिंह थे, फिर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। अब वापस बीएल संतोष के साथ वो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री उनकी टीम में आए, तो मुझे लगता है कि वापस वो सौदान सिंह, शिव प्रकाश जी, बीएल संतोष और राम माधव जी, मतलब 4। आरएसएस का भी पूरा जो कहते हैं कि पूरा संयोजन जो है वो साथ साथ चल रहा है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।